हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ठाकुर एजुकेशन। आज आप लोग को मगध का उत्कर्ष के बारे में बताने जा रही हूँ। ये वीडियो आपको ठाकुर एजुकेशन चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाया गया है बिहार स्पेशल में। ये वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार के एग्ज़ाम से तो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है और भी एग्ज़ाम में ये आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मगध का उत्कर्ष। पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो क्या हुआ था मगध के उत्कर्ष में 16 महाजनपदों में एक संघर्ष का दौर चला। राजनीतिक संघर्ष का, राजनीतिक साम्राज्य के विस्तार का, और सभी महाजनपद आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। सभी महाजनपद यही चाहते थे कि उनका साम्राज्य सबसे बड़ा हो। परिणाम स्वरूप ये निकला कि जो उसके प्रमुख महाजनपद थे उन्होंने संघर्ष को आगे बढ़ाया। जिस संघर्षों में सबसे आगे बढ़कर आने वाला जो साम्राज्य था वो था मगध का। 16 महाजनपदों में मगध जो था वो बहुत ही शक्तिशाली था। सबसे शक्तिशाली प्रतीत होने के कारण मगध में ही साम्राज्य विस्तार होना शुरू हुआ। मगध का संस्थापक जो था वो बियरदर्थ था, अर्थात बियरदर्थ ने ही मगध की स्थापना की थी। मगध का उदय का कारण, अब हम इसके मगध जो साम्राज्य था उसके उदय का क्या क्या कारण था, अब हम उसके बारे में जान लेते हैं। अब क्या वो परिस्थिति थी जिसके कारण 16 महाजनपदों में मगध ही वो साम्राज्य बना जो सबसे शक्तिशाली बन सका, जिसका साम्राज्य सबसे आगे बढ़ सका। उन परिस्थितियों में उनके जो मदद करने वाली परिस्थिति थी वो आर्थिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति और भौगोलिक परिस्थिति थी। इन सभी परिस्थितियों ने मिलकर मगध साम्राज्य को मजबूत आधार दिया, जिनके कारण 16 महाजनपदों में मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साबित हो सका। क्या थी वो परिस्थितियां, अब हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला परिस्थितियां थी आर्थिक परिस्थिति। आर्थिक परिस्थिति दृष्टि से देखें तो किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी होता है उसका इकोनॉमिकल ग्रोथ होना। लोहे के खोज के बाद संपूर्ण भारत में उस समय विकास का दौर चल रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा विकास जो है वो मगध में देखने को मिला। वह क्षेत्र जहाँ पर अधिशेष उत्पादन होता था, अर्थात जहाँ पर उत्पादन करने के बाद खुद की आवश्यकता के बाद बचे हुए उत्पादन को हम लोग अधिशेष बोलते हैं। कृषि के क्षेत्र में जब अधिशेष उत्पादन होता था उस अधिशेष को दूसरे जगह बेचते थे तो उससे आर्थिक आय होते थे। मगध के क्षेत्र में आर्थिक आय बढ़ने के कारण उस क्षेत्र का विस्तार बहुत तेजी से हुआ। और आर्थिक आय क्यों बढ़ा, तो क्योंकि मगध जो था वो नदियों के जाल में बसा था। बहुत सारी नदियां थी जिसके माध्यम से कृषि की व्यवस्था जो है उन्नत थी। जलोढ़ मिट्टी थी जहां पर कृषि बेहतर रूप से किया जा सकता था। अब दूसरा का परिस्थिति है वो है राजनीतिक परिस्थिति। किसी भी क्षेत्र में राजनीतिक विस्तार के लिए जरूरी होता है कि वहाँ का राजा सबसे शक्तिशाली हो। मगध की सबसे अच्छी बात यह रही कि क्रमिक रूप से जो भी वंश आए सभी वंशों में कुछ महत्वपूर्ण राजा हुए, जिन राजाओं ने इस मगध के साम्राज्य की विस्तार को आगे बढ़ाया। साथ ही साथ प्रशासनिक व्यवस्था जितनी अच्छी होगी उस हिसाब से राजा काम कर पाएंगे। मगध वो पहला राजवंश बना जहां पर प्रशासनिक सुदृढ़ता आई, अच्छे प्रशासन बनाए जा सके और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम के कारण ही मगध का विकास हो सका। अब हम भौगोलिक परिस्थिति के बारे में जान लेते हैं। भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो मगध वहां पर बसा था जहां पर गंगा नदी और एक तरफ से गंडक नदी और एक तरफ से सोन नदी, इसी के संगम पर ये मगध का निर्माण हुआ था। इस तरह से सोन, गंडक और गंगा के संगम पे पाटलिपुत्र का निर्माण हुआ था, जो पाटलिपुत्र राजधानी बनी। इससे पहले जो राजधानी थी राजगृह, वो राजगृह पहाड़ियों से घिरा हुआ था और पाटलिपुत्रा जल दुर्ग से घिरा हुआ था। मगध के साथ ये सबसे अच्छा बात रही कि उसकी प्रारंभिक राजधानी राजगृह और बाद में जो पाटलिपुत्र राजधानी बनी दोनों काफ़ी सुरक्षित थे, जिसके कारण उन्हें अपने ऊपर होने वाले हमला का डर भी नहीं था और वह दूसरे पर हमले करते थे, आक्रमण करते थे। यही कारण है कि भौगोलिक दृष्टि से उनके राजधानी का सुरक्षित होना मगध के उत्कर्ष के लिए एक महत्वपूर्ण कदम रहा।
इसके अलावा भौगोलिक दृष्टि से देखें तो मगध के बाद ये जल मार्ग थे जहाँ से व्यापार करना आसान था। इसके अलावा जंगली लकड़ी बड़ी मात्रा में पाया जाता था, जो लकड़ी का प्रयोग अलग अलग कामों में करते थे, जैसे रथ बनाने से लेकर के अलग अलग कामों में। और सबसे महत्वपूर्ण छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र मगध के हिस्से में आता था, जहां से बड़ी मात्रा में लोह अयस्क प्राप्त किए गए। और लोहे की खोज उस समय में एक क्रांतिकारी दौर को लेकर आया था। लोहे की पर्याप्त मात्रा मगध साम्राज्य के अंदर होने के कारण उस लोहे से न केवल औजार बनाया जा सकता था, बल्कि उससे युद्ध में काफी मदद मिली। थैंक यू।